उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम भूमि सुधार पढ़ रहे थे। भूमि सुधार को हमने दो भागों में बांटा था, आजादी से पहले और आजादी के बाद। हम आजादी के बाद वाला पढ़ रहे थे, आजादी के बाद वाले को भी हमने दो भागों में बांटा था। 1991 से पहले के जो सुधार हुए थे, यानी एलपीजी जो सुधार लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो युग था, एलपीजी का जो सुधार था, उससे पहले का, यानी 1991 से पहले के जो सुधार थे और 1991 के बाद के सुधार। तो 1991 के पहले के सुधार हमने पढ़ लिए थे, जिनमें हम थोड़ा सा छूटा हुआ था भूमि का पुनर्गठन, है ना। भूमि के पुनर्गठन में हमें आज पढ़ना है चकबंदी क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है, यानी हदबंदी क्या है, सहकारी कृषि क्या है और भूदान आंदोलन क्या है ना। इसको पढ़ेंगे और फिर हम नवीन सुधार पढ़ेंगे। तो चकबंदी क्या होती है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है। चक मतलब होता है चका में बांधना, चकबंदी मतलब चकों में बांधना। हमने देखा था कि भूमि में एक सबसे बड़ी समस्या थी, बहुत समस्याओं में एक समस्या थी भूमि के अपखंडन की समस्या। अपखंडन मतलब बिखरे हुए कृषि जोत, यानी किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर कुछ कृषि जोत है, सपोज यूपी में है और फिर 50 किलोमीटर में है, फिर 80 किलोमीटर में है, तो उस जो बिखरे हुए कृषि जोत हैं उनको एक जगह पे लाना। एक जगह पे क्यों लाना, ताकि जो कृषि लागत बैठ रही है, ज्यादा महंगी पड़ रही है, वो कम हो, उत्पादकता अधिक हो, ठीक है, संसाधन बचे, समय बचे, कृषकों का अतिरिक्त परिश्रम बचे, ठीक है। ये सबसे बचाने के लिए हमने क्या शुरू किया, हमने सोचा, सरकार ने सोचा चकबंदी लाते हैं, ठीक है। तो चकबंदी लाई, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या था उद्देश्य, अपखंडन की समस्या को दूर करना, बिखरे हुए कृषि जोतों को एक जगह पर लाना, ठीक है। ये हमारा क्या था, चकबंदी का उद्देश्य था। लेकिन ये कानून सफल नहीं रहा, चकबंदी कानून सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, पहला हमने देखा कि जो कृषक थे उनके पास उनकी भूमि का रिकॉर्ड नहीं था, जो कृषक थे उनके पास उनकी भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं था। दूसरा रीजन क्या था कि कृषकों का भूमि के प्रति लगाव। हम देखते हैं कि भारत में मिट्टी को माँ बोला जाता है, और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि उनका मानना था कि हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारे पिताजी ने हमें सौंपी है, हमारे दादू ने हमें सौंपी है, हमारे परदादा ने सौंपी है, अब हम किसी और को कैसे दे दें। तो एक ये रीजन था कि उनका अपनी भूमि के प्रति लगाव। और एक और रीजन था कि बहुफसली भूमि के बदले में एकल फसली भूमि को देना, यानी ऐसी कृषि जोत को ले लेना जहां पे बहुत सारी यानी क्रॉप डाइवर्सिटी होती थी, फसल विविधता होती थी, बहुत सारी फसलों का उत्पादन हो सकता था उस भूमि पे, लेकिन वो एक फसली वाली भूमि दिया जा रहा था, इसलिए भी बहुत से कृषक राजी नहीं हुए। यही कारण था कि जो चकबंदी था वो असफल रहा। दूसरा सुधार जो लाया गया था वो था हमारा हदबंदी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका क्या मतलब होता है, हद मतलब होता है लिमिट, एक सीमा में बांधना, हद में बांधना, यानी किसी व्यक्ति या परिवार को इकाई माना गया और उसकी भू स्वामित्व की एक सीमा निर्धारित की गई कि भाई इतनी भूमि या इतना स्वामित्व ही हो सकता है इस व्यक्ति के पास भूमि का, इससे अतिरिक्त अगर हुआ तो उसके अधिकार को ले लिया जाएगा, यानी उसका जो स्वामित्व है उसको ले लिया जाएगा सरकार द्वारा। और किसको बांट दिया जाएगा, जो उन कृषकों को बांट दिया जाएगा जिनके पास भूमि नहीं है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रथम प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तो हदबंदी लाने का उद्देश्य क्या था, जिनके जो असमानता है समाज में उसको दूर करना। साथ ही साथ एक और रीजन था, अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो कृषि जोत है और कृषि उत्पादकता, इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा कृषि जोत होगी, भूमि जितनी ज्यादा होगी, उसमें उत्पादकता उतनी कम होगी। और उन्होंने उदाहरण दिया किसका, इजराइल को और अमेरिका का। ये बताया कि देखो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा कृषि भूमि है, अप्रोक्सीमेट हमने बताया था 178 टू 179 मिलियन हेक्टेयर अमेरिका के पास था, और इसराइल के पास बहुत कम है कृषि जोत भूमि, लेकिन फिर भी इसराइल की उत्पादकता अमेरिका से ज्यादा है। इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अर्थशास्त्रियों ने, सिद्ध किया कि जो कृषि जोत है, कृषि का जो जोत का आकार है, उसकी उत्पादकता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। तो एक ये रीजन था कि उत्पादकता को भी हमें बढ़ाना था, एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि भाई हर व्यक्ति के पास इतनी होगी, इससे अतिरिक्त किसी दूसरे को दे दिया जाएगा जिसके पास नहीं होगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रथम प्राथमिकता दी गई। लेकिन अर्थशास्त्री वही दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि एक निश्चित सीमा से कम भूमि होने पर, एक निश्चित सीमा से भी कम भूमि होने पर उत्पादकता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और भारत में भी समस्या भी देख रहे हैं कि कृषि जोतों का आकार अत्यंत कम होने के कारण क्या होता है, उसकी उत्पादकता भी कम होती है। तो हमारा हदबंदी कानून भी हमारा क्या रहा, असफल रहा। अब हदबंदी कानून के असफल होने के कारण क्या थे, पहला तो यही कारण था कि व्यक्ति को इकाई रखा गया था, परिवार की जगह व्यक्ति को इकाई माना गया था भूस्वामी का। मतलब यह सीमा निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति के पास इतना ही भूस्वामित्व होना चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति के पास उस सीमा से अधिक भूस्वामित्व होता था या अधिकार होता था तो वो क्या करता था, अपने परिवार के अन्य लोगों को ट्रांसफर कर देता था। इससे बेईमानी का हस्तांतरण बढ़ा, ठीक है। ये एक असफलता का कारण था कि व्यक्ति को इकाई रखा गया, परिवार को नहीं। दूसरा क्या असफलता का कारण था कि बागवानी फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तीसरा था कि जो धार्मिक स्थल थे उनको हदबंदी के दायरे में नहीं रखा गया। ये भी हदबंदी की सफलता का एक क्या था, कारण था। तो हमने देखा चकबंदी भी असफल रहा और हमारा हदबंदी भी असफल रहा। नेक्स्ट है हमारा सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये क्या होता है, यहाँ क्या है कि जो किसान होते हैं, कृषक आपस में मिलजुल कर एक सहकारी संगठन बनाते हैं और उसका पंजीकरण कराते हैं। आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं और उसका पंजीकरण कराते हैं, ठीक है, और आपस में खेती करते हैं मिलकर। इससे क्या होता है, जब वो आपस में मिलकर खेती करते हैं तो जो लाभ होता है उसको आपस में बांट लेते हैं और इससे कई लाभ भी हुए।
जैसे हम देखते हैं कि जो कृषि जोत है उनके आकार में वृद्धि हुई, मशीनें जो आधुनिक मशीनें हैं उनका प्रयोग हुआ। भाई हम सब मिलके कर रहे हैं, कुछ चीजें मेरे पास होंगी, कुछ आपके पास होंगी, किसी और के पास कुछ होंगी, तो आपस में आदान प्रदान हुआ मशीनीकरण, ठीक है। तो मशीनों का प्रयोग बढ़ा, मशीनों, पहले तो कृषि की जोतों के आकार में वृद्धि हुई, मशीनों का प्रयोग बढ़ा, मशीनों का प्रयोग बढ़ने से क्या हुआ, जो फसल है उसकी उत्पादकता और उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी उसमें वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये उसके लाभ हुए किसके, सहकारी कृषि के। लेकिन फिर भी इसका लाभ 2% किसान ही उठा पाए, क्योंकि इसके पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। यही कारण था कि जो बहुत जटिल का मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, परेशान हो जाते थे कृषक, इसलिए बहुत सारे किसान इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। तो 2% किसान इसका लाभ प्राप्त कर पाते थे, ये भी असफल रहा। असफलता के कारण क्या थे, अफसरशाही भ्रष्टाचार, वही कि पंजीकरण में विलंब करना, उसमें भी घूस कपट्टा लेना, क्योंकि हमने बताया कि संगठन बनाते तो उसको पंजीकरण करते थे, तो उसमें भी विलंब करना, अफसरशाही भ्रष्टाचार, और किसानों में नेतृत्व का अभाव था, लीडरशिप का अभाव था, कोई किसान इसको लीड करने के लिए तैयार नहीं था। यही रीजन था कि हमारी जो कॉपरेटिव फार्मिंग थी, सहकारी कृषि थी, वो भी हमारा असफल रहा, निवाला कानून भी। लेकिन ये लाभदायक बहुत था, इससे बहुत लाभ थे। नेक्स्ट है हमारा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था, जहां पे जो भूस्वामी है उनको स्वेच्छा से उनसे अनुरोध किया गया कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से भूमि का दान कर दीजिए। भूस्वामी जहां पर स्वेच्छा से अपनी भूमि का दान करे, इस बात का अनुरोध किया गया था। तो भूस्वामी ने भूमि का दान भी किया, लेकिन कैसे भूमि का, बंजर भूमि का। अब जब भूस्वामी ने बंजर भूमि का दान किया, तो जब खेती तो उसमें हो ही नहीं सकती, तो उस भूमि के दान का क्या मतलब। तो हमारा भूदान आंदोलन भी क्या रहा, असफल रहा। तो ये हमारे थे 1991 के कुछ सुधार। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है कि किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। किसान फसल बोने से पहले और कंपनी दोनों के बीच समझौता हो जाता है। किसान फसल बोने से पहले कंपनी से समझौता कर लेता है कि भाई गेहूं अगर मैं बो रहा हूं या कोई भी फसल जो कंपनी कहेगी वो बोएगा किसान, ठीक है। और पहले से तय हो जाता है कि जब ये फसल तैयार होगी, कटाई होगी, तो इस रेट में मैं खरीद लूंगा। कंपनी और किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी उस वक्त मार्केट में कोई भी रेट हो, सपोज मार्केट में 20 रुपए केजी गेहूं बिक रहा है, लेकिन कंपनी और किसान के बीच में 30 रुपए केजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो 30 रुपए में ही अब कंपनी को लेना पड़ेगा। सपोज अब मार्केट में 40 रुपए में गेहूं बिक रहा है और कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में 30 का हुआ था, तो किसान को 30 में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब हम 1991 के बाद के सुधार देखते हैं। 1991 के बाद के सुधार को हम नवीन सुधार भी कहते हैं, जिसमें पहला है भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, कंक्लूसिव टाइटल से बोलते हैं, ठीक है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2008 में लाया गया। दूसरा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, और एक है कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016, कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016, ठीक है। इनको आप समझते हैं, ये क्या है। भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है, जो कृषि जोत है, किसानों की जो कृषि भूमि है, उसका जो प्रिजम्पटिव टाइटल है, उस प्रिजम्पटिव टाइटल को हमें कौन से टाइटल में बदलना है, कंक्लूसिव टाइटल में बदलना है। अभी कंक्लूसिव टाइटल क्या है, कंक्लूसिव टाइटल का मतलब होता है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप में लिख कर दे कि हाँ भाई ये इसी व्यक्ति की भूमि है, ठीक है, इसमें बदलना है हमें। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो किसानों की जो कृषि जोत होती है, किसका जो भूमि का जो रिकॉर्ड है वो मंगवाया गया, ठीक है। इसको 24 अप्रैल 2020 से लागू किया गया, ठीक है। हालांकि एक जो डिजिटलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 2008 में शुरू हो गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। लेकिन जो कंक्लूसिव टाइटल का जो शुरू हुआ, यानी सरकार प्रत्यक्ष रूप में इस व्यक्ति की भूमि, जिस व्यक्ति की भूमि है, ये टाइटल की जो शुरुआत है उसको 24 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे किसानों की, आप किसान हैं, आपकी अपनी कोई कृषि जोत है, तो आपके पास कौन सा टाइटल होगा, प्रिजम्पटिव टाइटल होगा। प्रिजम्पटिव टाइटल का मतलब है आपके पास नोटरी होगी, रजिस्ट्री होगी, भूमि का बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, ये होगा। इसका मतलब है ये सारी जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कोई और भी बनवा सकता है, ठीक है। आप देखते होंगे एक जमीन किसी की रहती है और कोई दूसरा भी उसका फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के बेच देता है, यानी प्रिजम्पटिव टाइटल कोई भी बनवा सकता है। तो इस खतरे से बचाने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए किसानों को, ताकि वो लोन ले सके, अपनी कृषि भूमि को आसानी से बेच सके, सरकार ने कहा कि भाई इनको कंक्लूसिव टाइटल दिया जाएगा। कंक्लूसिव टाइटल का मतलब सरकार अभी लिख के देगी प्रत्यक्ष कि हाँ ये इसी व्यक्ति की भूमि है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, क्या कि किसानों का जो प्रिजम्पटिव टाइटल है, कृषि जोत का जो प्रिजम्पटिव टाइटल, आपकी जो भूमि है, किसानी है, खेती है, उसका जो प्रिजम्पटिव टाइटल है, आप उस रिकॉर्ड को लेकर आइए, अपनी रजिस्ट्री, नोटरी लेकर आइए, जो भी आपकी भूमि से संबंधित दस्तावेज है उन्हें लेकर आइए, उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इसको वर्ष 2008 में शुरू किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। इसको बोला गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण, ठीक है। इसमें 3 परियोजनाओं का विलय किया गया। पहला राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, और दूसरा था भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण। इन 3 परियोजनाओं का विलय करके हमने क्या शुरू किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इसको शुरू किया। हालांकि इसका लक्ष्य रखा गया था कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 17 तक हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर 2000 हमने बताया कि 24 अप्रैल 2020 को हमने शुरू किया, सरकार ने शुरू किया क्या, स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वामित्व योजना में सरकार ने क्या किया कि प्रॉपर्टी कार्ड दिया। प्रॉपर्टी कार्ड मतलब कंक्लूसिव टाइटल भूमि का दिया।
अच्छा, कंक्लूसिव टाइटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टॉरेंस लॉ से प्रभावित है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये कहा जाता है कि भाई किसानों को ये बोला गया कि भाई आपके पास अगर आपकी भूमि है उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए, ठीक है, हम उसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको हमसे कंक्लूसिव टाइटल चाहिए तो आप हमें आवेदन दीजिए कि भाई मुझे कंक्लूसिव टाइटल चाहिए। अब किसान ने एक सरकार के पास आवेदन किया कि मुझे मेरी भूमि का कंक्लूसिव टाइटल चाहिए, यानी प्रत्यक्ष रूप में सरकार लिख कर दे कि मेरी भूमि है। अब जैसे ही किसान ने आवेदन अप्लाई किया कंक्लूसिव टाइटल के लिए, सरकार ने उस आवेदन को समाचार पत्रों और अखबार में निकाल दिया कि भाई ये व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसान है ए, कि भाई ये ए दावा कर रहा है कि उसकी भूमि है, इस पर किसी और का तो दावा नहीं है, क्या सच में इसकी भूमि है? अगर एक निश्चित तिथि तक कोई अपना दावा पेश नहीं करता है तो उस व्यक्ति को कंक्लूसिव टाइटल दे दिया जाता है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लिखकर दे दिया जाता है कि हाँ, ये जो दावा कर रहा है उसी की भूमि है। अगर निर्धारित तिथि के अंदर कोई दावा कर देता है कि नहीं ये भूमि मेरी है, वो भी अपना जो प्रिजम्पटिव टाइटल है उसको लेके आ जाता है, रजिस्ट्री, नोटरी और जो भी बिल है सब लेके आ जाता है। अब ये मामला क्या हुआ, केस हो गया, अब ये मामला न्यायालय का हिस्सा हो गया। अब वो न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय जिसके पक्ष में निर्णय सुना देगा, ठीक है, उसको अब सरकार क्या करेगी, कंक्लूसिव टाइटल लेगी, ठीक है। तो ये था हमारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, जिसके अंतर्गत स्वामित्व योजना को शुरू किया गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड को बांटा जाता है, यानी कंक्लूसिव टाइटल दिया जाता है। जिसका लाभ क्या था, जिसका उद्देश्य क्या था, जो कृषि भूमि है, किसानों की जो भूमि है उसका रिकॉर्ड हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो। दूसरा, जो किसान है उनको उनकी भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो ताकि वो उसको बेच सके बाजार में, अगर वो बेचना चाहे तो बेच सके। तीसरा, अगर वो लोन लेना चाहे बैंकों से तो अब वो लोन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास कंक्लूसिव टाइटल है, ठीक है। अगर कभी अधिग्रहण किया जाता है उसका, या कोई भी मामला आता है उससे संबंधित, कोई उनकी भूमि को छीनता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार अब लिख कर दे रही है कि उसकी ही भूमि है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगा, ठीक है। तो ये हमारा था भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वामित्व योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी कार्ड के नाम है, जैसे यूपी में इसको घरौनी से जानते हैं, घरौनी से जानते हैं। यूपी में जो प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है उसको घरौनी जानते हैं, महाराष्ट्र में इसको सनद नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इसको स्वामित्व कार्ड और हरियाणा में इसको टाइटल डीड के नाम से जानते हैं। किसको? प्रॉपर्टी कार्ड को, ठीक है। ये कब मिलता है? ये एक प्रकार का स्वामित्व योजना है। स्वामित्व योजना हमने बताया, स्वामित्व योजना में सरकार क्या देती है, प्रॉपर्टी कार्ड देती है। प्रॉपर्टी कार्ड मतलब कंक्लूसिव टाइटल देती है कि हाँ ये इन्हीं की भूमि है, इन्हीं की संपत्ति है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसको लार बोलते हैं, LARR एक्ट 2013, यानी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन एक्ट 2013। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता संबंधी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, ठीक है। तो भूमि सुधार अधिनियम 2013 में जो लाया गया, इससे पहले भी हमने देखा था कि आजादी के पहले भी था, 1894 में भी लाया गया था। तो उसमें वो जो 1894 में लाया गया था भूमि सुधार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का, वो वर्ष 2013 तक चला। तो इसमें कुछ कमियां थी, यही कारण था कि इसको वर्ष 2016 में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया। कुछ कमियां क्या थी उसमें, जैसे हम उसमें देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति अनिवार्य नहीं थी। अंग्रेजों की जब मर्जी होती थी वो ले लेते थे, किसानों की कोई सहमति जरूरी नहीं समझते थे, ठीक है। हम जानते हैं कि अंग्रेज सुधार क्यों करना चाहते थे, वो अपने राजस्व वसूली के लिए सुधार करना, लगान के लिए सुधार करना चाहते थे। एक्चुअली उनका वो भूमि सुधार नहीं था, वो राजस्व सुधार माना जाता है, वो लगान के सापेक्ष सारी चीजें कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर वो किसानों की अनुमति अनिवार्य नहीं रखते थे और क्षतिपूर्ति का भी कोई प्रावधान नहीं रखते थे, पुनर्वास और पुनर्स्थापना यानी रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं करते थे। ये इसके दोष थे और हैरानी की बात है कि वर्ष 2013 तक लागू भी रहा। तो फिर वर्ष 2013 में लाया गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। अब इसकी क्या खासियत, इसका उद्देश्य क्या था कि किसी विशेष उद्देश्य से ही कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। और वो विशेष उद्देश्य क्या है, जैसे आधारभूत संरचना हो गया उसके निर्माण के लिए, स्कूल कॉलेज के निर्माण के लिए, खेल परिसर और औद्योगिक गलियारा के निर्माण के लिए, ठीक है। ये विशेष उद्देश्य उसका क्या किया जाएगा, अधिग्रहण किया जा सकता है। दूसरा, सहमति अनिवार्य होगी, यानी भूस्वामी और किसान की सहमति क्या होगी, अनिवार्य होगी। अगर परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित है तो अनिवार्य रूप से न्यूनतम 70% की अनुमति, और अगर निजी क्षेत्र की परियोजना है तो न्यूनतम 80% की अनुमति लेना जरूरी है। क्षतिपूर्ति का भी यहाँ प्रावधान किया गया था, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का मूल्य जो है उसका 4 गुना और शहरी क्षेत्र में भूमि के मूल्य का 2 गुना क्षतिपूर्ति की जाएगी। शहरी क्षेत्र में कम रखा गया, हम गाँव की जो कृषि भूमि होती है वो ज्यादा महंगी होती है, इसीलिए। एक और बात, 5 ईयर का क्लॉज, यानी अगर 5 साल तक जो भूमि अधिग्रहण किया गया है जो विशेष उद्देश्य के लिए, अगर वो 5 साल के अंदर परियोजना शुरू नहीं होती है तो भूस्वामी को वो भूमि उसकी वापस दे दी जाएगी। प्लस कोई जो कंपनसेशन उसको दिया गया था वो वापस नहीं होगा, और उसको उसका भूस्वामित्व भी वापस कर दिया जाएगा अगर 5 साल के अंदर परियोजना शुरू नहीं की जाती है अधिग्रहण के बाद, ठीक है। तो ये हमारा था क्षतिपूर्ति का प्रावधान। हमने देखा उद्देश्य क्या था उसका, विशेष उद्देश्य हमने बताया कौन सा, सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति का प्रावधान है जो 2013 में लाया गया था, और सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा, यानी इन्वॉल्वमेंट पे कैसा प्रभाव पड़ेगा ये भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी, पुनर्स्थापना और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 का था वो किसानों के पक्ष में था।
अब इससे उद्यमियों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि 70-80% की सहमति लेना इतनी मामूली बात नहीं होती, इतनी सारी कंडीशंस भी थी। यही कारण है कि परियोजनाएं आधी में अटक गई। अब परियोजनाएं आधी में अटक गई यानी बैंकों का धन एनपीए होने लगा, परियोजनाएं आधी में अटक गई, उद्यमी हतोत्साहित होने लगे। तो सरकार ने इसमें पुनः सुधार किया 2015 में, और 2015 में वो जो 2013 का जो अधिनियम था, भूमि सुधार अधिनियम 2013, उसमें सरकार ने 2015 में क्या किया, संशोधन किया और उसको नए रूप में लाई और बोला कि अगर ये मुख्य 5 उद्देश्य, कौन कौन से मुख्य 5 उद्देश्य, यानी अगर सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हो, रक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए और औद्योगिक गलियारे के लिए, ठीक है, तो इनमें 3 चीज की छूट रहेगी। कौन सी वो 3 चीज होंगी, यानी सहमति लेना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने बोला कि 5 जो उद्देश्य है, यानी अगर रक्षा के लिए है, ग्रामीण विकास के लिए है, सस्ता आवास के लिए है, औद्योगिक गलियारा के लिए है, ठीक है, इत्यादि के लिए अगर अधिग्रहण किया जा रहा है तो किसान की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगी, भूस्वामी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। ये 3 चीजों की छूट रहेगी, पहला। दूसरा क्या था, सामाजिक प्रभाव का भी आकलन नहीं किया जाएगा, यानी इसकी भी अनिवार्यता नहीं होगी कि इन्वायरमेंट पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, बहुफसली भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा, तो ये क्या था, एक तरह से हमने देखा कि 2015 में जो संशोधन किया गया वो एक तरह से उद्योगपतियों के पक्ष में आ रहा है संशोधन। यही कारण है कि इस मामले में विवाद हुआ और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तीसरा हमारा जो नवीन सुधार है वो हमारा कृषि भूमि पट्टा प्रारूप कानून 2016, जो तजामुल हक समिति की सिफारिश पर लाया गया। किस समिति की सिफारिश पर, तजामुल हक समिति की सिफारिश पर कृषि भूमि पट्टा प्रारूप कानून 2016 को लाया गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है 56% परिवारों के पास स्वयं की भूमि नहीं है और इसी के लिए कानून लाया गया। तो इसकी विशेषता क्या थी कि अनुबंध लिखित होंगे, जो भी अनुबंध होगा भूस्वामी और जो भी काश्तकार होगा उनके बीच अनुबंध क्या होगा, लिखित होगा। अनुबंध में सारी शर्तें स्पष्ट होंगी, ठीक है, कंडीशन स्पष्ट होंगी। तीसरा, भूस्वामी को राज्य के प्रतिकूल कब्जे का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पहले क्या होता था, ये कहा गया था कि भाई 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पे काम कर रहा हो तो भूमि उसकी हो जाएगी। अब इससे क्या होता था, भूस्वामी हतोत्साहित होता था, देने से डरता था कि भाई ये 12 साल तक काम कर लिया तो इसकी भूमि हो जाएगी, तो भूस्वामी लंबे समय के लिए लीज पे देने से डरता था। और अगर वो कम समय के लिए देता है तो जो काश्तकार है वो हतोत्साहित होता था, अगर लिखित अनुबंध नहीं है तो वो भी हतोत्साहित होता था, कभी भी मुझे बेदखल कर सकता। तो इस समस्या से बचाने के लिए कानून लाया गया, कौन सा, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप कानून 2016, यानी भूस्वामी को राज्य के प्रतिकूल कब्जे का नियम का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। भूमि पर काश्तकार को ऋण और बीमा का लाभ भी मिल सकेगा। इसका क्या मतलब है कि जब लिखित अनुबंध होगा, ठीक है, तो अगर भूस्वामी की अनुमति हो तो जो काश्तकार होगा वो बैंक से लोन भी ले सकता है अपने उस खेती किसानी के कार्य के लिए, जो भूमि उसने ली है भूस्वामी की उसमें कृषि कार्य के लिए अगर वो बैंक से लोन लेना चाहे तो उसी जमीन के आधार पर, वो जो कागजात है, जो लिखित हस्ताक्षर है, जो लिखित अनुबंध है, उसके आधार पर वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। तो ऋण और बीमा का भी लाभ उठा सकता है काश्तकारों को बेदखली का डर नहीं रहेगा। ये इसकी क्या है, विशेषताएं थी, ये कृषि भूमि पट्टा प्रारूप कानून 2016 की। अब इसके लाभ देखिए कौन कौन से हैं। भूस्वामी को भी सुरक्षा मिल रही है, चाहे वो कितने साल तक लीज में दे दे, उसको ये डर नहीं है कि उसकी भूमि हड़प लेगा काश्तकार, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत। दूसरा, काश्तकार को भी अब सुरक्षा मिल रही है, उसको भी हमने देखा बीमा का जो लाभ है वो मिल रहा है, ठीक है। और हम देख रहे हैं ऋण, वो बैंक से ऋण भी ले सकता है काश्तकार। बेकार पड़ी भूमि का प्रयोग भी हो रहा है, काश्तकारों की आय में भी वृद्धि हो रही है, काश्तकारों को आसानी से, वही बोला कि बैंक से लोन मिल रहा है, काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी चुनौतियां थी, कौन सी चुनौतियां, कि काश्तकार को वो लाभ नहीं मिल रहा है जो किसान को और खुद काश्तकार को मिलता है। प्रधानमंत्री जो किसान योजना जो दिया जाता है वो किसान योजना का लाभ उसको नहीं मिल रहा, वो लाभ अभी भी खुद काश्त और किसानों को मिल रहा है। खुद काश्त समझाते वो होते हैं जो जिनकी खुद की भूमि होती है, उसमें कार्य भी खुद कर रहे होते हैं, और किसान वे होते हैं जिनकी भूमि खुद की होती है लेकिन खुद उस पर कार्य नहीं करते, किसी दूसरे को लीज पे अन्य कार्य पे दे देते हैं, ठीक है, वो किसान होते हैं, यानी कोई और उनकी भूमि पे कार्य कर रहा होता है। तो किसानों को और खुद काश्तकार को जो लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, वो लाभ काश्तकारों को नहीं मिल रहा था इस कानून के बाद भी। तो इसकी क्या है, चुनौती है। तो हम देखते हैं कि जो भूमि सुधार है, आगे की राह क्या हो सकती है, इसकी आगे की राह हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर कोई मैटर कानूनी प्रक्रिया में अगर आप सुलझाने जाए तो बहुत एक लंबा समय लगता है, और भूमि का विवाद एक लंबे समय तक उलझा रहेगा तो किसान भी इससे परेशान होगा और अर्थव्यवस्था पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, असमानता भी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भूमि सुधार के लिए अलग से कानून होना चाहिए, अलग से लैंड ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ठीक है, जहां पे तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। और दूसरा क्या आगे की राह हो सकती है कि सबसे पहले किसान को पीड़ित पक्ष रखा जाए, कंपनी को बाद में सुना जाए, पहले किसान की सुनवाई, ठीक है। खुद कास्ट को परिभाषित किया जाए कि भाई खुद कास्ट क्या है। भारत में खुद कास्ट को बहुत एकदम मिला डाले हैं, मतलब अभी भी खुद कास्ट परिभाषित नहीं है कि भाई खुद कास्ट कौन है अच्छे से, ठीक है। तो खुद कास्ट को सही से परिभाषित किया जाए कि भाई खुद कास्ट कौन है। और जो पुराने जो कृषि कानून थे, चाहे वो चकबंदी रहा हो, हदबंदी रहा हो, सहकारी कृषि रही हो, ठीक है, भूदान आंदोलन हो, इनको एक नए तरीके से शुरू किया जाए, इनको विस्तारित रूप दिया जाए, नया स्वरूप दिया जाए, ठीक है। और भूमि रिकॉर्ड का क्या किया जाए, कंप्यूटराइजेशन किया जाए, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, एफपीओ को शुरू किया जाए। अच्छा, मशीनों को बढ़ावा क्यों दिया जाए,
हम जानते हैं कि मशीनों के बढ़ावे से भारत जैसे देश में मशीनों का प्रयोग अत्यंत कम होता है। अमेरिका जैसे देश में 89 से 90% मशीनों का प्रयोग होता है और भारत में आंकड़ा बहुत कम है। यही कारण है कि भारत में उत्पादन उत्पादकता दोनों कम है। तो मशीनों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए हालांकि सरकार ने फार्म्स ऐप भी शुरू किया, FARMS ऐप, फार्म्स ऐप को भी शुरू किया, जहां पे क्या करता है सरकार, क्या करती है, किसानों को जो मशीन है उनके प्रशिक्षण दी जाती है। ठीक है, तो ये जितनी योजनाएं हैं उनको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार को कम किया जाना चाहिए, अफसरशाही जो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए। तो ये हमारी आगे की राह हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा भूमि सुधार। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आज यहीं से खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।